अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता साल 27 मार्च को चेयरमैन PTI ने जो साइफर लहराकर अमरीकी साजिश का बयानिया शुरू किया था, वो साइफर और साजिशी बयानिया अब उनके लिए एक और बड़ी आजमाइश बनता जा रहा है। चेयरमैन PTI खुद तो साइफर की कहानी से जान छुड़ा चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन हुकूमत और FIA उनके पीछे पड़ गई है और हुकूमत इस केस में 14 साल तक की कैद की बातें करना शुरू हो गई है। हालिया 3 दिनों में इस हवाले से बहुत अहम और ड्रामाई पेशरफ सामने आई है। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर से मुताल्लिक FIA की तहकीकात पर अपना स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया और फिर कल अचानक 1 माह से ज़ायद अरसे गायब रहने वाले साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से मंसूब एतराफ़ी बयान सामने आ गया, जो हुकूमती दावे के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है। इसके साथ साथ FIA ने अपनी तहकीकात भी तेज़ कर दी हैं। कल ही चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलबी का नोटिस भेज दिया गया, जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को तलब कर लिया गया है, जिस पर आज असद उमर ने कहा कि उन्हें 24 जुलाई को FIA ने तलब कर लिया है, लेकिन आज़म खान का जो बयान है उसमें बहुत बड़े कानूनी नकात नज़र नहीं आते। मेरी 24 तारीख को जो है FIA ने बुला लिया है मुझे और शाह महमूद साहब को भी, और खान साहब को शायद 24 को या 25 को खान साहब का मेरा और शाह महमूद को 24 का। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें तफसील पर तो नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें जो आज़म खान साहब ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत आज़म खान के बयान को बुनियाद बनाकर चेयरमैन PTI के गिर्द घेरा मजीद तंग कर रही है और अब तक की क्या तहकीकात हुई हैं, किस किस ने क्या बातें की हैं, क्या बयान दिए हैं, उसके हक़ाइक़ भी हम आपके सामने रखेंगे। मगर अहम बात यह है कि हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे रही है। कल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI की इंक्वायरी की स्टेज पर ही मुमकिन गिरफ्तारी का इशारा दिया और आज वज़ीर कानून आदम रज़ीक़ तारर ने कहा कि ज़ाती मकासद के लिए क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट शेयर या पब्लिक करने पर 14 साल या इससे ज़ायद सज़ा हो सकती है, जबकि गैर दानिस्ता तौर पर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तो 2 साल कैद हो सकती है। गैर दानिस्ता तौर पे स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से नेग्लिजेंटली, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं, उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। आज़म खान से मंसूब एतराफ़ी बयान और साइफर गुम होने के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। द न्यूज़ और जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि फ़ॉरेन ऑफिस से साइफर कैसे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान तक पहुंचा और फिर आज़म खान से साबिक वज़ीर आज़म तक पहुंचा और फिर वहां से कैसे गुम हो गया। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता साल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया था कि उन्होंने साइफर साबिक वज़ीर आज़म को दिया था, लेकिन उन्हें यह दस्तावेज़ वापस ही नहीं की गई। गुज़िश्ता साल शहबाज शरीफ हुकूमत ने आज़म खान से रब्ता किया था ताकि साइफर के गुम होने वाली कॉपी के बारे में दरियाफ्त किया जा सके, जिस पर आज़म खान ने जवाब दिया कि मैंने साइफर चेयरमैन PTI के हवाले कर दिया था। खबर के मुताबिक मज़कूरा साइफर की नकूल गुज़िश्ता साल मार्च में वज़ारत ख़ारजा की तरफ से 5 अहम हुक्काम को भेजी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस के अलावा बाकी तमाम अफराद ने ज़ाब्ते के तहत 1 महीने के बाद ये दस्तावेज़ दफ्तर ख़ारजा को वापस कर दी थी। द न्यूज़ ने कई माह पहले ही बता दिया था कि वज़ीर आज़म के दफ्तर के नामज़द ज्वाइंट सेक्रेटरी जो ऐसी दस्तावेज़ात हासिल करने और उसे वज़ीर आज़म को दिखाने के बाद अपनी महफूज तहवील में रखने के मजाज हैं, उन्हें साइफर की कॉपी मौसूल ही नहीं हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस की फ़ाइलों में साइफर का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसके बारे में इंक्वायरी पर मालूम हुआ कि यह साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने उनके हवाले किया था। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के पास सिर्फ साइफर के तब्दील शुदा मिनट्स हैं, जिसका जिक्र गुज़िश्ता साल चेयरमैन PTI आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लीक होने वाली ऑडियो में सामने आया था। द न्यूज़ ने यह खबर भी दी थी कि वज़ारत ख़ारजा ने वाशिंगटन में अपने सफ़ीर से साइफर मौसूल होने के फ़ौरन बाद उसकी कॉपियाँ 5 अहम अहदेदारों यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, आर्मी चीफ और DG ISI को भेजने का फैसला किया था। यह फैसला वज़ारत ख़ारजा का होता है कि हसासियत या अहमियत की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का साइफर किसको भेजा जाना चाहिए। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका अफराद को साइफर की कॉपियाँ इरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म तक साइफर की
कॉपी को पहुंचाने के लिए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एक डिप्टी सेक्रेटरी को वजारत खारजा ने तलब किया और उन्हें यह कॉपी सील लिफाफे में डालकर दे दी गई और उन्हें हिदायत दी गई कि इसे फौरी तौर पर आजम खान तक पहुंचा दिया जाए। आजम खान को डिप्टी सेक्रेटरी ने मोबाइल फोन के जरिए सील लिफाफे के बारे में इतला दी, लेकिन आजम खान ने उन्हें अगली सुबह ये लिफाफा उनके दफ्तर में पेश करने की हिदायत कर दी और ऐसा ही किया गया। खबर के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी गायब होने से मुताल्लिक मौजूदा हुकूमत की इब्तिदाई इंक्वायरी में आजम खान ने खुद बताया था कि उन्होंने साइफर की कॉपी साबिक वजीर आजम इमरान खान को दे दी थी। खबर के मुताबिक तयशुदा SOPs के तहत इस तरह का साइफर बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम के दफ्तर के ज्वाइंट सेक्रेटरी को मौसूल होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी इसे वजीर आजम को दिखाता है, फिर इसे हिफाजत में रखता है और फिर 1 महीने के बाद साइफर की कॉपियाँ वजारत खारजा को वापस कर दी जाती हैं, जो इन तमाम दस्तावेज़ात को अपनी महफूज तरीन अलमारियों में रखती है। लेकिन मज़कूरा साइफर ना तो वजारत खारजा को वापस किया गया, ना ही वजीर आजम ऑफिस को वापस किया गया और ना तो मुतल्लिका ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई सुराग मौजूद है। अब ये संगीन मामला है। चेयरमैन PTI को बतौर वजीर आजम मुल्क की खुफिया दस्तावेज़ फराम की गई, जिसे ना सिर्फ उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया बल्कि उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को वापस ही नहीं किया और गुमा दिया। मगर फिर भी इस साइफर को तोड़ मरोड़ कर अमरीकी साजिशी बयानियाँ जारी रखा। हालांकि साबिक सीनियर सिफारती एहलकार बार बार कह चुके हैं कि सिफारती ताल्लुकात में ऐसे साइफर आना मामूल की बात होती है। इसके अलावा कॉलम निगार जावेद चौधरी, जो जनरल बाजवा से मिलकर उनसे मुलाकात का अहवाल बताते रहे हैं, उन्होंने 31 जुलाई 2022 को अपने कॉलम में इस मरासले का पस मंज़र और फिर बाद के वाक़यात बयान किए थे। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद 7 मार्च को अलविदाई मीटिंग के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात के लिए गए। मीटिंग लंच पर हुई तो पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डोनाल्ड लू से गिला किया कि मैं इस अफसोस के साथ वापस जा रहा हूं कि आपने सदर जो बाइडेन की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं कराई। जवाब में डोनाल्ड लू ने वज़ीर आज़म की वो सारी तकरीरें, बयान और ट्वीट्स दोहरा दिए जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जारी किए थे और उसके बाद कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करते रहे, लिहाजा मैं किस मुंह से सदर बाइडेन से फ़ोन के लिए बात करता। बहरहाल पाकिस्तान में अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और नया वज़ीर आज़म आ जाता है तो मैं कोशिश करूँगा। कॉलम के मुताबिक सफ़ीर असद मजीद ने एम्बेसी वापस आकर डोनाल्ड लू से अपनी मुलाकात का अहवाल लिखकर भिजवा दिया। फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने प्रोसीजर के मुताबिक मरासला वज़ीर आज़म हाउस, ISI और GHQ भिजवा दिया। मरासला GHQ के प्रोसेस से होता हुआ आर्मी चीफ तक पहुंच गया। फिर 11 मार्च को कामरा एयरबेस पर J-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग की तकरीब थी। आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान मरासला वज़ीर आज़म को दिखाया और उनसे कहा कि सर, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, आप हाथ हल्का रखें, सिफारती ताल्लुकात नाजुक होते हैं, आप अब ये मरासला देख लें। तो फिर वज़ीर आज़म ने ख़त पर नज़र दौड़ाई, इसे तय करके जेब में रखा और कहा कि जनरल साहब आप इसे छोड़ें। इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं और बाद में ख़ुद चेयरमैन PTI ने भी कामरा में साइफर पर बात करने की तस्दीक कर दी, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपने सियासी मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। असद उमर ने भी माना कि 9 और 10 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म ने इस पर इजलास किया था। बाद में कामरा में भी साइफर पर बात हुई थी। पहले चेयरमैन PTI मुसलसल बयानियाँ बनाते रहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई और फिर जब ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई तो तहरीक इंसाफ ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि साबित हो गया है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म से साइफर को छुपाया गया था और अब फिर हकीकत सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई साइफर नहीं छुपाया गया था, बल्कि ख़ुद उन्होंने साइफर छुपा लिया था और फिर कह दिया कि वो गुम हो गया है। यानी चेयरमैन PTI के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि वो जिस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं वही काम खुद कर रहे होते हैं, वो मिसाल यहाँ भी लागू आती है, क्योंकि बाद में चेयरमैन PTI ने खुद तस्लीम किया कि उनके पास साइफर की जो कॉपी थी वो खो गई है। और जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म से छुपाया गया था, तो देखिए खुद शाह महमूद कुरैशी कन्फर्म कर चुके हैं कि उन्हें डोनाल्ड लू की तरफ से 7 मार्च 2022 की इस कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन बाद पता चल गया था और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बता दिया था। मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे ज़िम्मेदार हज़रात हैं उनसे भी आगाह किया। बाद में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डी-मार्च की तजवीज़ दी थी। फिर शाह महमूद कुरैशी ने हमारे प्रोग्राम में हिना रब्बानी खर के दावे की तस्दीक कर दी और ये दावा भी किया कि उन्होंने भी फिलफौर इन तमाम बातों पर डी-मार्च की ही तजवीज़ दी थी। तो सवाल उठता है कि किसने दफ्तर खारजा को अमेरिका से फौरी एहतजाज करने से रोका, डी-मार्च करने से रोका और बाद में साजिश का बयानिया बना दिया, क्योंकि फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। इसकी तफसीलात खुद शाह महमूद कुरैशी ने ही हमारे प्रोग्राम में बताई और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इसकी बात की जाएगी। अभी OIC का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने खुद मुनासिब वक्त पर बुलाया। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इस
का जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जब ये बात आई तो मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए। और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। वजीर आजम ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। अगर OIC की वजह से नहीं किया गया था डिमांड तो कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो पहले बुलाया जा सकता था। वजीर आजम ने इजलास बुलाया, अब उस इजलास की टाइमिंग वो क्या मुनासिब समझते हैं ये उनका प्रेरोगेटिव है और उन्होंने यकीनन मशवरा किया होगा, सोच विचार की होगी, कॉन्टेम्पलेट किया होगा और मुनासिब वक्त उन्होंने इजलास बुलाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम खुद ये कहानी बनाई, इसके जरिए एक मंसूबा बनाया और मुल्की मफाद को दाव पर लगाकर इस पर अमल दरामद भी किया। बाद में ये भी कह दिया कि साइफर उनसे छुपाया गया था, लेकिन इस दौरान अपने इत्तेहादियों से भी इस मामले पर बात तक नहीं की। उनके इत्तेहादी साबिक वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर चौधरी परवेज इलाही और MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने भी उस वक्त कहा था कि उन्हें भी चेयरमैन PTI ने साजिश के बारे में कभी नहीं बताया। जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई है आपकी वज़ीर आज़म साहब से? सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे साहब हमारे दफ्तर, उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब अलसुब हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते। इत्तेहादी भी अंधेरे में थे, वो भी चेयरमैन PTI की साजिशी कहानी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे, मगर फिर जैसे ही ये वाज़ेह होने लगा कि अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत जाने वाली है, तो अचानक 27 मार्च 2022 को चेयरमैन PTI ने जलसे में धमकी और ख़त का जिक्र कर दिया और फिर मुसलसल अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर इसे हक़ व बातिल की जंग बना दिया। अपनी सियासत को जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको सियासत में घसीट लिया। मुखालफिन को अमरीकी एजेंट और गद्दार कह दिया। उन्हें वोट देने को शिर्क के बराबर बना दिया। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत और मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल का नाम दिया। उनके लिए मीर जाफ़र, मीर सादिक, हैंडलर्स, सहूलतकार और जानवर के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये भी बता दिया कि अगर उनका साथ नहीं दिया जाएगा तो अल्लाह आखिरत में सवाल करेगा। और जब अमरीकी साजिश बयानिया एक्सपोज होने लगा तो चेयरमैन PTI ने अमरीकी वफ़द से मुलाकातें शुरू कर दी और अमरीका से अपने हक़ में मुदाखलत मांग रहे हैं। मगर अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है? उस वक्त अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद, उस वक्त के फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद और उस वक्त के वज़ारत ख़ारजा US डेस्क हेड फैसल तिरमिज़ी ने तहकीकात में क्या क्या बताया है, बात करेंगे। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ मौजूद। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इस हवाले से तफसीलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर FIA ने तहकीकात करनी थी, फिर स्टे हुआ, अब दोबारा ये मामला आगे बढ़ गया है। हुकूमत तो बड़ी बड़ी सज़ाओं की बात कर रही है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बाकायदा तौर पर बार बार दावा करते हैं कि भाई साइफर एक हकीकत था, उसके जो भी मामलात थे, जो भी धमकी की बातें थी, वो सारी की सारी कंफर्म हुई। जो उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने भी कंफर्म की। आपके पास जो मालूमात हैं, जब ये मामला आगे बढ़ा, असद मजीद ने क्या कंफर्म किया, क्या कॉन्टेक्स्ट बताया, क्या हुआ था? अच्छा, असल में ये आपको आइडिया है कि इस मामले में FIA ने एक JIT बनाई थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, जिसमें असद मजीद साहब भी थे। तो असद मजीद साहब ने कहा जी कि मैं तो 7 मार्च 2022 को जब डोनाल्ड लू मेरे पास आए हैं लंच के लिए और उन्होंने ये बातें की हैं, और उसका कोई ज़रा पस मंज़र ये था कि चूँकि इमरान खान जो हैं वो रशिया भी गए और उसी दिन रशिया ने कोई जंग का आगाज़ भी कर दिया। दूसरा ये है कि इमरान खान ने कोई यूरोपियन यूनियन के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट दी कि जैसे कि हम क्या कोई ग़ुलाम हैं। तो वो इस तरह की जो बातें थी वो अमेरिकन्स को अपसेट की, और वो ये माइंडसेट था, जो चीज़ें, ये बैकग्राउंड था कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है इस मामले में।
तो और चूंकि उस टाइम कोई जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात भी चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये है कि फिर हमारा इनके साथ गुजारा नहीं होगा, यानी कि जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसी के साथ बात करेंगे, यानी कि ये तो जिस तरह के काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे तल्लुकात तो इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस पे FIA ने JIT के लोगों ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि उसमें कोई साजिश थी या कोई अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो असद मजीद जो है उनका ये कहना था कि मुझे साजिश का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता, अलबत्ता ये है कि ज़ुबान ज़रूर सख्त थी और उसका जो सख्ती की वजह है वो मैंने जिस तरह पहले ज़िक्र किया कि जो खान साहब का जो दौरा है और ख़ान साहब की जो स्टेटमेंट है वो थी। तो फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी कभी कोई आज़म खान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने उस टाइम कोशिश भी की कि मेरी आज़म खान से मुलाकात हो सके, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। जहाँ तक साइफ़र का तल्लक है वो ये है कि मेरी 7 मार्च को जब डोनाल्ड लू के साथ वो ज़ुहराना मैंने दिया, तो उसके बाद हमने जो मिनट्स वगैरह थे, जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुई, वो हमने साइफ़र जो है उसी दिन पाकिस्तान को भेज दिया। अब अगर आपको आइडिया है कि जिस तरह को 12 घंटे का फ़र्क भी है पाकिस्तान और अमेरिका में जो टाइम का है, तो मेरे ख्याल जब वो पहुंचा होगा तो वो आगे कोई 8 मार्च था। और उन्होंने कहा कि मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से इस मामले में बात हुई कि ये ज़ुबान इन्होंने सख्त इस्तेमाल की है और हमें एक जो है ना इनको डिमार्श भी जारी करना चाहिए। तो इसके अलावा उसके बाद का मेरे से कोई रब्ता नहीं है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं। और फिर यह है कि FIA ने उस टाइम के जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद साहब, वाज़ेह है कि अभी असद मजीद जो अमेरिका में उस टाइम एम्बेसडर थे वो अभी सेक्रेटरी खारजा हैं, लेकिन जब ये तहकीकात हुई तो सुहेल महमूद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी खारजा थे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ोन आया कि आपने 28 मार्च को उधर बनीगाला में एक मीटिंग हो रही है, तो आपने उसमें आना है और वो साइफ़र साथ लेकर आना है। तो मैं साइफ़र साथ लेके गया और इन्होंने कोई जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपने पढ़ना है और हम जो है इसके मिनट्स लेंगे, यानी कि आज़म खान जो हैं वो इसके मिनट्स लेंगे और सुहेल महमूद जो हैं वो पढ़ना शुरू हो गए। तो जब बात जो ज़िक्र आया जो रशिया और यूक्रेन की वार का, कि ये जो बैकग्राउंड थी जी कि वो उधर गए हैं, या जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात का ज़िक्र आया, तो उन्होंने उनको 2-3 दफ़ा जो है ना कहा कि आप इसको दोबारा पढ़ें। तो कहते हैं कि मेरा तो जो ये सारे जो कहानी है साइफ़र वाली, उसमें जो इमरान खान से रिलेटेड है जो या पोलिटिसाइज हुई है, मेरा उसमें ये किरदार आया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जाना था चाइना में, यानी कि वो 28 मार्च को इनको बुलाया गया 2022 को। 29 मार्च को शाह महमूद कुरैशी और जो सुहेल महमूद हैं ये आगे चाइना चले गए। अब 30 मार्च को मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग हुई, और चूँकि सुहेल महमूद उधर मौजूद नहीं थे तो फैसल तिरमजी साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे उस टाइम, आजकल वो हमारे UAE में एम्बेसडर हैं। तो ये जो US डेस्क को ये डील कर रहे थे, तो लिहाजा जो सेक्रेटरी खारजा के बाद जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स और आला तरीन अफसरान में जो थे वो ये थे। तो इनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आज़म खान ने कहा कि आपने सिर्फ जिक्र करना है मीटिंग का कि जो 28 मार्च को हुई है, आगे जो है मैं ब्रीफिंग दे लूँगा कैबिनेट को कि उधर क्या क्या बातें हुई हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जिक्र कर दिया जी कि सुहेल महमूद जो हैं वो उनको बुलाया गया था और साइफ़र के बारे में बात हुई, बाकी उधर क्या बात हुई वो आज़म खान जो हैं वो कैबिनेट को बताते हैं। अच्छा, जब ये साइफ़र के बारे में बात हो रही थी तो इन्होंने सबको उधर से उठा दिया, जो लोग हैं जो मौजूद थे, इवन के कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उनको भी उठा दिया, और भी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे कैबिनेट की मीटिंग से निकाल दिया। अब ये है कि जब इसके आमतौर पे तो ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वही कैबिनेट के मिनट्स भी तैयार करते हैं। तो उस दिन चूँकि वो उधर मौजूद नहीं थे तो आज़म खान जो है इन्होंने मिनट्स जो हैं वो ख़ुद तैयार किए और इन्होंने उसमें ये लिखा कि जो फैसल तिरमजी हैं इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है। तो अब चूंकि कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पता चल चुका था, उन्होंने कहा जी कि नहीं ये आपने गलत कह रहे हैं, कैबिनेट को ब्रीफिंग आपने दी है, लिहाजा आप मिनट्स में ये चीज़ की तस्हीह करें। तो उन्हें वो तस्हीह करनी पड़ी। अब कुछ अर्सा गुजरा था, कुछ दिन ही गुजरे थे, तो आज़म खान जो हैं उन्होंने दोबारा फिर दफ्तर खारजा से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि जो मैंने मिनट्स लिए हुए थे उस साइफ़र की मीटिंग के हवाले से, वो मिनट्स मेरे से गुम हो गए हैं, तो आप कोई उसकी और कापी दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि मिनट्स तो आपने लिए हुए थे, हमने तो लिए नहीं थे, हमारे पास तो कोई और कापी नहीं थी, तो लिहाजा मिनट्स हमारे पास नहीं है, यानी कि अब अगर आपके गुम हो गए हैं तो उसका
यानी कि दफ्तर हारजा कोई उसका हल हमारे पास नहीं है। ये दिलचस्प बात है कि साइफर की कॉपी वजीर आजम इमरान खान से गुम गई और जो मिनट्स लिए थे वो आजम खान से गुम गए। ये दो चीज़ें गुम हुई हैं। हाँ, दोनों काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं तो उन्होंने दोनों से वो चीज़ें गुम हो गई या तो अब ये है कि उसके बाद इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी बुलाया और असद उमर जो है उनको भी बुलाया, जो FIA की GIT थी। इमरान खान को भी बुलाया लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था तो लिहाजा वो तो पेश नहीं हुए। तो असद उमर जो हैं उनको उन्होंने वो जो एक मशहूर ज़माना उस टाइम एक ऑडियो आई थी, लीक हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब के लेट्स प्ले अप, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि क्या इसमें आवाज़ आपकी है, तो असद उमर ने इकरार किया कि आवाज़ तो मेरी है। गो कि उन्होंने कहा कि पता नहीं ये आपने किस तरह ये चीज़ें या ये वीडियो किसने जो ऑडियो जोड़ी है, लेकिन उन्होंने आवाज़ की तस्दीक की कि ये आवाज़ मेरी है। जो बातें हो रही हैं या जो मैं कह रहा हूँ ये मैं ही कह रहा हूँ, यानी कि किसी की कोई डबिंग वगैरह नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पेश हुए FIA में, तो उन्होंने कोई ऐसी को ख़ास उन्होंने ये जी कि हमारा जो है कोई एक जो नैरेटिव की बातें हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वो इधर उधर करके निकल आए, तो ये अभी तक हुआ है। और अभी जब ये आज़म खान साहब की स्टेटमेंट आई है तो उसके बाद दोबारा ये मैं आपको बताऊं कि असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनको दोबारा FIA कॉल कर रही है इसी आज़म खान जो हैं इनकी स्टेटमेंट की रोशनी में। बहुत शुक्रिया। 24 तारीख को उनको बुलाया गया है, देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। हुकूमत पूरा का पूरा इस हवाले से अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट करती नज़र आ रही है। ये सारा का सारा मामला हुआ। हमने असद उमर साहब को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, उन्हें ये पैगाम भी भेजा कि क्या दुरुस्त है कि आपकी जो ऑडियो लीक हुई थी आपने उसको वेरीफाई कर दिया है, कन्फर्म कर दिया FIA के सामने कि हाँ जी वो मेरी ही थी। तो उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। प्रोग्राम में अगर वो ज्वाइन करना चाहें, अपना मौका देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं।